सभी जानते हैं दाक्षी के बारे में। दाक्षी एक आंदोलन है जिसका लक्ष्य भारत की प्राचीन ज्ञान प्रणाली को पुनर्जीवित करना है। इस आंदोलन के माध्यम से हम प्राचीन ज्ञान को आधुनिक दुनिया में लाने का प्रयास करते हैं। इसमें प्राचीन ग्रंथों और प्रथाओं का अध्ययन, चर्चा में भाग लेना, अनुसंधान करना, बहस करना, व्याख्या करना, प्रतियोगिताओं और कार्यशालाओं में भाग लेना शामिल है। इस आंदोलन का उद्देश्य प्राचीन ज्ञान को हर किसी के लिए अधिक सुलभ बनाना और इसे आज के समाज में अग्रभाग में लाना है। इसलिए हम अनुसंधान आधारित संगठन का मंत्र भी संस्कृति ज्ञान की है। अब मैं साइली जी से आग्रह करती हूँ सरस्वती वंदना के लिए। नमो नमः सर्वेभ्यः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। धन्यवाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नवचेतना। नवचेतना एक वार्षिक शैक्षणिक आयोजन है जिसका आयोजन दाक्षी में किया जाता है। इसमें पेपर प्रेजेंटेशन प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसका थीम आर्ट हिस्ट्री पर है, इसलिए हम आर्ट हिस्ट्री के उपलक्ष्य में ऑनलाइन लेक्चर लेकर आते हैं। अब तक हमारे कुल 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। ये हमारा तीसरा लेक्चर है और अब हमारे बीच डॉक्टर महेश कुमार उपस्थित हैं, जो कि आईआईटी खड़गपुर में भारतीय ज्ञान प्रणाली के लिए उत्कृष्टता केंद्र में है। ये एक शोध उत्साही और विज्ञान इतिहासकार हैं। इन्होंने प्राचीन भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी इतिहास पर संस्कृत साहित्य के संदर्भ में अपना अधिकांश शोध किया है। इन्हें ग्रंथ पुरस्कार और आईएनएसए युवा विज्ञान इतिहासकार पुरस्कार में सम्मानित किया गया है। सर अब आप प्लीज स्टार्ट कर सकते हैं। सभी को प्रणाम। ये अत्यंत आनंद का विषय है कि आप सभी भारतीय ज्ञान प्रणाली में इच्छा रखते हैं और सुनने के लिए उत्सुक हैं। तो आयोजकों के लिए मेरा धन्यवाद। आज हम भारतीय ज्ञान परंपरा में भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान क्या है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। श्री गुरुभ्यो नमः। सर आपकी आवाज थोड़ी सी धीमे आ रही है। अभी ठीक है? नमस्ते। हेलो। सर अभी भी थोड़ी सी बस धीमी है, लाइक हल्की सी धीमी है बस। थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है क्या? एक मिनट।
हेलो, अभी कैसा है? हेलो, जी सर। यस सर, अभी ठीक है। अभी ठीक है? सर अभी आ रही है। हेलो, यस सर, अभी ठीक है। अच्छा, ठीक। हाँ, ठीक है। अ, तो मैं मेरा पीपीटी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। दिखाई दे रहा है क्या? जी सर। हाँ, ठीक है। So my talk is on India's intellectual contributions. So especially we will be seeing about Indian science and focusing on astronomy and mathematics. Uh, जैसे हम देखते हैं तो हजारों सालों का इतिहास है हमारा। तो it is really fascinating that how knowledge has developed and cultivated thousands of years ago, and still it continues to shape our modern life. तो हमारे आधुनिक जीवन में भी अ, पुराने आविष्कारों का योगदान रहा है। So it may be from if you look at mathematics starting from zero, and in Indian science if you look at metallurgy, advancement in metallurgy, and अभी आयुर्वेद या योग को देखेंगे तो अभी भी बहुत सारे विषयों पर हम आयुर्वेद और योग के ऊपर निर्भर हैं। So Indian knowledge system is truly a treasure for us. तो अभी आज एक ये ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी के तो बीच के रास्ते में हैं हम। तो so we have to see how Indian knowledge system can benefit our modern life, and how to unravel the profound connections between ancient traditional wisdom and modern innovation. ये हमारा एक कर्तव्य है तो भारतीय होने के नाते, तो हमारे पूर्वजों का योगदान क्या रहा है और हमें क्या करना चाहिए, तो उसको सही तरीके से समझना ये हमारा एक कर्तव्य बनता है। So when it comes to the ultra modern problems, जैसे negative effects on climate, so loss of biodiversity, sea level rise, और हेल्थ सेक्टर में आएंगे तो फेटल डिसीजेस, मेंटल हेल्थ क्राइसिस, all these things are really worry for the modern society. So and another thing is so degeneration in the human values. तो हमारा जो कुटुंब व्यवस्था है वो सब उसमें बहुत सारे विनाशकारी दृष्टिकोण आजकल जो दिखता है, तो इसको कैसे टैकल करेंगे। So when we look at Indian contribution to the knowledge system, then we can see that so in Indian science and knowledge system, इसमें एक लास्ट में जो तीन चीजें मैंने लिखा है यहाँ, हार्मोनी विद कॉस्मोस, सेल्फ थ्योरी एंड पाथ। सर आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही? हेलो सर आप थोड़ा सा तेज बोल सकते हैं अगर तो प्लीज। अभी ठीक है? हेलो, some problem with the network or I don't understand. हेलो हेलो हेलो, जी सर। अभी अभी ठीक है?
नहीं सर, थोड़ी सी धीमी है अभी। धीमी है तो आई थिंक आई हैव टू कम आउट ऑफ दिस ईयरफोन। हेलो। यस सर, अब परफेक्ट है। अभी ठीक है? यस सर, परफेक्ट। Perfect. Okay. So this problem was with the hello. यस सर। Okay. Uh, okay. You are able to see the screen, right? यस सर। Okay. So this is what I was saying. So the harmony with cosmos, self-inquiry, and path of dharma. These three things can really help us in addressing the ultra-modern problems. जैसे हमने ये मंत्र सुना है ईशावास्य उपनिषद से, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मागृधः कस्य स्विद्धनम्। ये ईशावास्य उपनिषद का जो मंत्र है, सो त्याग के साथ हमें उपभोग करना है। सो किसी के so we can enjoy the thing which is given by the nature, but at the same time we should have the sense that this entire system belongs to others also. और ये धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थ हैं, उसको अगर ठीक तरह से फॉलो करेंगे सो उसमें पहला चीज है धर्म। सो व्हाट इज धर्म? धर्म इज नॉट रिलीजन एक्चुअली. So it is yatah abhyudeha nishreyasa siddhi sadharmah. So what is abhyudeya? Abhyudeya tells about the material prosperity, the rise, progress, or development of a human being. It is undoubtedly dedicated to the prosperity. So nishreyasa जो है ये है it is about infinite bliss, इनफाइनाइट हैप्पीनेस विद उस संतुष्टि के साथ जो आनंद मिलता है. सो व्हेन वी कंसिडर both the things abhyudaya and nishreyasa, so it becomes the dharmic जीवन. So okay, then you may ask me, okay, so then everything, so when we talk about Indian knowledge system, is it about only about the philosophy of life? So then the modern generation may ask me, so okay, हमें इसी वो वेदांतिक तत्वों के साथ जीना है, so is it not about the material science? material science के बारे में क्या बताया गया है? So इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है. So here I would like to quote Maharshi Aurobindo's statement. So here, so this is from his work, The Foundation of Indian Culture. इस वर्क से लिया गया है. So to say that Indian philosophy has led away from the study of nature is to state a gross unfact. So ये philosophy के कारण so हम साइंस से बहुत दूर गए हैं. इस तरह का की भावना जो है इंडियन साइंस के इंडियन नॉलेज सिस्टम के तरफ, so ये सारा गलत है. So why? So because Indian science has contributed to mathematics, astronomy, chemistry, medicine, surgery, and all the branches of physical knowledge which were practiced in ancient times. इस तरह का एक statement मिलता है. So then let us know, so what actually Indian knowledge system mean? So Indian knowledge systems, it can be defined as एक समग्र दृष्टि है, holistic body of traditional knowledge, sciences, arts and philosophical thought that has been developed in the Indian subcontinent. ये भारतीय भूखंड में, भारतीय या Indian subcontinent. See, nowadays people use this South Asian term. So just to
those who don't want to mention the India's contribution, so they say South Asia. So it is, भारत के तरफ एक अवगणना है एक. So actually it should be called as Indian subcontinent. और भारतीय अविभक्त भारत का जो योगदान है था, तो उसके बारे में सोचना चाहिए. So what is this Indian knowledge system? So whatever happens in India is not Indian knowledge system. So it stems from the Vedic or the Vedakalin या वेदकाल के बाद जो योगदान रहा है. So starting from Rigvedic period जो योगदान रहा है. So whatever we can see from the scriptures, the ancient knowledge systems. So उसमें ये सब आएंगे. So Vedang, Shad so you may have heard about the Vedangas: Shiksha, Vyakaranam, Chandah, Niruktam, Jyotisham, and Kalpa. So what is Shiksha? Shiksha talks about the phonetics. So Vyakaranam, of course, you know the grammar. Chandas Shastra. So you may know Chanda, Shiksha, Vyakaranam, Chandah, Jyotisham. So it is about astronomy and astrology. Nirukta, it is about etymology. Shiksha, Vyakaranam, Chandah, Niruktam, Jyotisham, Tata, Kalpaha. It is about the ritualistic knowledge. And Shaddarshan जो है, Sankhya Yoga, Nyaya Vaisheshik और Mimamsa and Vedanta. So these are the 6 schools of philosophy. And we have this Ayurveda, Rasayana Shastra, and so on, Shilpa Shastra. So all these talk about medicine, health, architecture, engineering, and you might have heard about Vriksha Ayurveda, environmental wisdom. So all these and much more come under Indian knowledge systems. So what is the distinctive feature of the Indian scientific system? So it's about its holistic vision, mathematical rigor, and practical orientation. If you look at Indian scientific texts, so you can see that they had a proclivity towards observation, practical aspects of that, and ethical and sustainable outlook. So if you look at these texts, see, these texts can be memorized. So for the purpose of preserving the knowledge and transmitting knowledge, so these texts have been composed in a concise manner, and you can find mnemonics in that which स्मरण करने के लिए योग्य होता है. So which can be easily memorized, which can be easily transmitted. So verses, shlokas, and the oral tradition, जिसके कारण ये भारतीय ज्ञान परंपरा उस वेद काल से यहाँ तक, so without any deviation, it has come to us. So इसमें integration of science and spirituality you can see, and emphasis on observation and experimentation, and of course holistic and interdisciplinary approach. If you look at this Indian science, so you can find the various systems come together, like mathematics, astronomy, medicine, linguistics. They go together. If you look at the Chanda Shastra, the prosody, so you can find mathematical rules in that also. So there is a statement of Mahaviracharya. So he said, Yatkinchis vastu tatsarvam ganitena vina nahi, laukike vaidike chapi. So whatever you can say, Laukika Shastra or Vaidika Shastra, so Sankhyanam tatra upayujyate. You can find the science of mathematics in each and every discipline. ये साइंस का स्ट्रीम अलग है, आर्ट्स का स्ट्रीम अलग है, इस तरह का वो भेद जो था, जो आजकल देख रहे हैं, इस तरह का भेद उस काल में नहीं था. So this interdisciplinary approach was very, very important. So which we can see in all these Indian knowledge systems. And human spirit and cosmos view. So
so Manav Jeevan, or so the inquiry about self and the cosmos. So यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इस तरह का जो विजन था. So this three-stranded vision, macrocosm और microcosm, इसमें जो संबंध है, तो अगर हम देखते हैं, देख सकते हैं इसमें, जैसे looking inward. So the self-inquiry helped our ancestors to develop a knowledge about the cosmos. So अगर आत्मज्ञान की तरफ जाते हैं तो बाहर का ज्ञान अत्यंत सुलभ तरीके से वो मिल सकता है. So this inner vision helps us to have knowledge of the outer world. And so this traditional face of science, we can see in the ये अत्यंत महत्वपूर्ण बातें जो मिलते हैं भारतीय विज्ञान में, जैसे adoption of discipline place value system using 9 digits including the zero, and surgical practices like rhinoplasty, zinc metallurgy, iron macro technology, the production of high quality steel. So all these things, there is no parallel in the Western world at that point of time. So if you look at the Indian counterpart and Western counterpart, so you can see the drastic difference in the contribution of science to that respective field. So this Vedic worldview, so you can see the notable features of this worldview are, so infinitely old cyclic universe, you can see the relativity of time and space here. So we should be very careful when we say that there was concept of evolution of life, relativity of space, place and time, the science of mind. So these are not exactly the same in the same lines that what we call today. So we have to be very careful. Hello? Hello? Yes, sir. Okay. Yes. So when it comes to Nyaya school, see, Nyaya system of sage Gautama. So इसमें see, आपने सुना होगा ये प्रमेय और प्रमाण. प्रमेय means the knowledge. So how do we acquire knowledge? This was the question. So to have a cognition of something, we need to have some evidences, right? So the means of cognition, praman. Praman के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता है. So there are 4 pramanas majorly. So pratyaksha, anumana, upamana and shabda. So if we draw parallel in the scientific field with this, say this pratyaksha is that, so the empirical observations. So whatever you can perceive through your sense organs, it is called pratyaksha. And anumana is that, the inference. So by rational analysis, if this is there, that has to be there. So इस तरह की व्याप्ति जो होती है, so ये अनुमान है. जैसे so wherever there is smoke, you can find fire also. So this kind of vyapti, the invariable concomitance. So through this rational analysis, we come to the conclusion. This is called anumana. And this analogy, so upamana, the comparison of something with the another. So this is like, so you are explaining some scientific theory using theoretical models. So this is also used in the scientific field. So, and there is something called shabda. So we believe in somebody's words, like, so हमारी परंपरा में तो ये हमारा विश्वास जो है, so on these Vedic statements, this is called shabda. So if we compare it with the scientific field, so we have peer-reviewed journals, so where we have belief in the vision of the peers in the scientific era. So we believe in scientists' words.
words. So though we have not seen those experiments, we believe in the words of scientists, those who have done the experiments, and we take their words as the pramana. So, so this kind of description of pramana we find in Nyaya school, and whatever knowledge system you take in science, so these things are very, very important. Naming of objects and categories, question of change and transformation, and recognition that certain essence of reality is unaffected by change, relationship between them, enumeration of categories in groups. So all, if you take physics, chemistry, etc. So all these steps you can find in that. So similarly, we can find such things in the Vaisheshika system of Kannada, where there are some fundamental substances like padarthas and their attributes, which are called gunas, and interactions and functions. This is called dravya, guna, karma, samanya, vishesh, samavaya, abhava, etc. So I will not go into details of that. So so these things are very much related to the physics and chemistry. So the topics which we deal in physics and chemistry, these are related to that. So I will leave it at that. So, and when it comes to metallurgy, so you might have heard about this wood steel and Delhi's iron pillar. So all some discussion about ferrous metallurgy. So you can find in a text called Rasaratna Samuchaya. So where we find a description of three kinds of irons: mundam, tikshnam, kantam cha triprakaram ayasmritam. So it is about the cast iron, steel, and wrought iron. So again, so these three kinds of irons are the subcategories of these three kinds. It's like mrudu, kuntam, kadaram, cha trividham, munda muchyate. The munda has three kinds of varieties: that which easily melts, does not break, and glossy, which is called mrudu, and that which expands with difficulty when struck with the hammer. So all these kind of descriptions we can find in this text. So, and so again, this Tikshna Loha, the Kanta Loha, the sub varieties of these also, in great detail, this kind of description we can find. So this is about metallurgy. Just I wanted to give you a glimpse of that. Now, so let us come to the field of astronomy. So where ये काल गणना जो होती है, so we say that the time is infinite. So if the time is like anadi and ananta, how do we measure the time? So it is like this. So we take a particular period of time and we measure that. So to measure that, we need to have a repeated things which is happening in the nature. Like, so every day sunrise happens. So the repeated sunrises or repeated rising of the stars, so repetitions of the seasons, all these things help us in identifying, measuring the time. So this is the description of the time and the time units we can find in the discipline which is called Jyotisha. So when we measure the time, so we need to have some special events in the history. So you might have heard about this Vikram Samvat, Shalivahan Shaka, or many eras. So in the history, so like Kali Yuga. So when did Kali Yuga start? So it started in 3102 before Common Era. So after Mahabharata war, and now so we see that 5125 years of Kali era has gone. And in Vikram Samvat, so which started 57 BCE, and we have then Shalivahan Shaka. These are different systems. So in Bengal, we have this Bengali Samvat, so which
started in 594 Common Era. In Kerala, we find this Kollam Era. So there are different systems for reckoning the years. And we find the description of precision of equinoxes in the ancient literature. So this needs a little bit more description to understand it. I will skip this. And so the observational aspect in Indian astronomy, if you look, see. So there was a famous astronomer called Parameshwara. So around 14th century, he had observed eclipses for more than 50 years during his lifetime. So around this period, so 1393 and so on. So these have been documented. And Achyuta Pisharati, who wrote a 4-chapter treatise on Uparaga Kriyakrama. Uparaga means the eclipses. So how to find the duration of eclipse? This was written in this text, and there are many works which talk about the computation of eclipses, determination of the time of eclipse, and so on. Even in the British Indias, those who were assistants in the observatories, they had made a great progress in this Siddhantic tradition. So, for example, this is a famous name, Venkatesh Bapuji Ketkar, who was a school teacher, but he has written a text called Jyotirganita in Sanskrit in around in 19th century. And he was known for this prediction of the existence of a planet beyond Neptune. So this has been published in as a research article in one of the journals. And Samanta Chandrasekhara from Orissa, he wrote a treatise on Siddhantic astronomy, which is called Siddhanta Darpana. More than 2,000 verses are there. And so there is little more to describe about astronomy, so that I will do it later. So let us discuss about mathematics now. So we know that India had a glorious past in the field of mathematics. So this is a famous quote from Vedanga Jyotisha. Yatha shikha mayuranam naganam manayo yatha tadvad Vedanga shastranam ganitam murdhani sthitam. There was a high price of mathematics. So it is like a top subject among all these Vedanga subjects. And this I have just quoted this verse, this Trailoke Sacharachare Yatkinchistavat Vastu Tat Sarvam Ganitena Vinanahi. Okay, now let us go to some Vedic source of mathematics. So these are some mantras from Taittiriya Samhita, which talks about geometric progression, arithmetic progression, etc. So here you can find the mantras like Ekasmai Swaha, Tribhya Swaha, and so on. So, and Chaturubhya Swaha, Ashtabhya Swaha. So these are about, arithmetic progression with some common difference. And so where do we find geometry in Vedic corpus? So it is in Shulba Sutras. See, Shulba means to measure. Shulba can mean rope. Rope was used to measure the Yajna Vedika, so the sacrificial altars. See, this is a picture of Shianachiti. This is a yaga, Shiana yaga. So where you should have 200 bricks in each layer. So there are 5 layers in this Yajna Kunda. And there is a description what kind of bricks have to be used to have this kind of shape of the falcon. So here on the right hand side you can see, so B1, B2, B3, etc. So there are
10 sizes of bricks. So first you can see a square, then rectangle, 1.5 of, so B1, so is B2, and B3, so some more is added to that, and so a rectangle, so right angle triangle, and some isosceles triangle, etc. So 10 types of bricks. And this Shulba Sutra says, so where these bricks have to be assembled to have this kind of shape. So you can see a nice symmetry in this. So these kinds of geometric shapes and the description about that and the construction of these bricks. So all these things are discussed in Shulba Sutras. And this famous Bodhayana theorem, so whatever we call today as Pythagorean theorem, can be found in the Bodhayana Shulba Sutra. So it says Dirghashat Chaturashtrasya Akshnaya Rajjuhu Parshvamani Triyangmani Chayat Pratagdhote Krota Tadubhayam Karoti. This, of course, you might have seen in many presentations. So what I wanted to highlight here is there is a proof related to this. So this is the sutra related to that, and this is what it says. So if you look at this figure diagram, there is a bigger square A, B, C, D, and C, G, I, C, G, H, a smaller square. So if you combine these two squares, you can get a bigger square. So if you take A square as smaller square and B square the bigger square, A square plus B square will give you the area of AEHK. So this cut and paste method, so that it can be easily shown that if you rearrange the triangles, then you will get the bigger square. So that can be explained like this. So I will not get into the details of that, but you can get the idea of this. So how this can be cut and can be rearranged. So this we find in the Shulba Sutras. And this is about the square root of 2. So the verse says that Pramanam Tritiyena Vardhayet Chaturthena Atma Chatustrimsha Unena Savisheshaha. So Tritiyena Vardhayet. So you add one third to 1, and so 1/4 of the previous term to the same thing again, and subtract 34th part of that. Then you will get the value of root 2, and he says it is Savishesha. It is approximately equal to that. So, and similarly root 3 is described. And then there is something called Bakshali manuscript. So it was a manuscript which was discovered in a village called Bakshali. So people have studied that, where we find the description about the fractions, square roots, progressions, income, the mathematics involved in the dealings of income and expenditure, profit and loss, computation of gold, interest, rule of 3, summation of complex series. All these things are discussed in. So some great scholars have studied that, and they have decided that the time of that is in around 3rd and 4th century Common Era. And these are some famous names we find in the history of astronomy and mathematics. So, of course, you may know the name of Aryabhata, Varahamihira, Brahmagupta, Bhaskara. So this was Bhaskara I, who wrote a commentary on the text called Aryabhatiya, and a mathematician named Lalla was there in the 8th century, Mahavira in 9th century, Sridhara in 9th or 10th century. So second Aryabhata, Shripati, and second Bhaskaracharya, who was famous for his work on Siddhanta Shiromani, Lilavati, and Bijaganita. And these names,
like Madhava, Parameshwara, Narayana Pandita. So Madhava was in Kerala. So he was in 14th century. So he wrote some texts. Some of them are available. Some of them are not available. So uh, he was the pioneer of Kerala School of Mathematics and Astronomy. And there were his disciples like Parameshwara, and in that tradition we find Narayana Pandita, who wrote a text on mathematics called Ganita Kaumudi. There we find description of magic squares, etc., which is called Bhadra Ganitam. And Nilakanta Somayaji in 15th century, who wrote a text on Siddhanta Darpana, and so on. So till the time of 19th century, we find texts in mathematics and astronomy in Sanskrit. And then, some of the texts written by these famous astronomers like Aryabhatiya. So you might have heard about this name. So this Aryabhatiya is very concise, and so it is very difficult to understand without the help of any other commentary. So fortunately, so this has been published in 1976 with the English translation, and the commentaries are also published by Indian National Science Academy. So that is, see here in Aryabhatiyam, there are 121 verses. So there are 4 sections. So it talks about mathematics, time computations, sphere, etc. And so Bhaskaracharya's Leelavati is a famous text on mathematics, where using poetry, the mathematics is taught using a beautiful verses, and which are composed using various alankaras. And here I wanted to show you how algorithm for squaring is presented. So this is how the verse read. Samadvighata kritiruchyate sthapyontyvargo dviguణాంత్యనిఘ్నాః swasvoparishtacha tatha parenkas tyaktvantyamutsaarya punascharashim. So if you look at the algorithm, so this is what I can present it in this manner. So the stepwise method. So he says, so this, if you take 297, A, B, C. So first you put the A square, so on the top of the digit A. This is how it has been presented. Ya varga. Ya means a variable. You take it as A square with coefficient 1. So A square is put, then 2AB is put above that, and 2BC can be put here, then B square. This is Kalaka varga. So B square, and then 2BC is put above B, and then C square. See, the algebraic expansion of A plus B plus C whole square is used in finding the square of a given number. So this arithmetic can be explained using the algebraic expression. So this kind of explanation can be found in the text called Buddhi Vilasini, so a commentary on the Leelavati, written by Ganesha Devajna. See, this is the Sanskrit prose which explains the rationale behind that. So how does this algorithm work? So he explains this. According to place value, you place the digits. Then this is any number multiplied by the same number gives the square. So this is the number ABC, and this is the multiplicand, this is the multiplier. So then according to the place value, if you multiply, so then you get A square, 2AB, 2BC, and B square, wherever. So all these digits, where they have to be placed, according to place wise. Place wisely, how those have to be placed. This has been explained in the commentary. This is how the Sanskrit commentary reads. Sthana gunanena avyaktaritya sthanatraya sthitankasya varge kriyamane shatasthane ya one. So in the hundreds place you put the yaks. Then in the dashakasthane, in tens place you put y, or ABC. If you take, this is A, this is B,
and in the ekasthane, in units place, you put C. So this esham pankti, thus the sequence of this will look like yavan, kavan, nivan. So this is how he explains. So when you read this, the stepwise explanation of this becomes very, very clear. See, the beauty of the language itself is like that. So without any ambiguity, you can explain mathematics so in so nice prose. So आजकल अगर हम ट्राई करेंगे दिस a plus b plus c whole square को गद्य रूप में अगर प्रस्तुत करना चाहिए तो we may face difficulty or we may find the short of words. But संस्कृत की महत्ता ये है, so you can express these mathematical expressions in a easy manner. So this is the proof related to that. In one of the commentaries we find, say, whatever I have shown, the 5-digit number, so ABCDE multiplied by ABCDE, then how it will look like, and the same table has been explained in Sanskrit like this. So it will take time if I start explaining this, I will skip this. And the reverse of this is square root. So this is presented in a beautiful Shardula Vikridita verse. So like in the Saraswati Vandana, you have seen Yakundendu Tushara Haradhavala. In the same meter, it has been composed. Tyaktva antyad vishamat kritim viganayen moolam sametadhrate त्यक्त्वा लब्धकृतिं तदाद्य विषमात् लब्धं जिनिघ्नं न्यसेत् पंक्त्यां पंक्तिहृते समेन्य विषमात् त्यक्त्वाप्तवर्गं फलं पंक्त्यां तद्विगुणं न्यसेदिति मुहुः पंक्तेर्दलं स्यात् पदम्. This is the beautiful description of the algorithm of square root. See, if you have this number and you subtract a square first, then 2ab, then b square, so then 2ac and do bc. So this is actually the long division method. So whatever we have learnt in the school, but we didn't know how that long division method works. But here Bhaskaracharya has explained it is in the reverse manner of this a plus b plus c whole square. So the same thing has been explained by various the commentators later. So this is how it can be explained. So here the number is divided into grouped into varga, avarga, varga, avarga and varga places. The last varga places, the square place, you subtract a square, then take the next digit, then twice of the a becomes a divisor, and so on. So to understand this, you need to have a careful observation at the slide, and then so it will take time, so I will skip this. And the upapatti means the rationale behind that also has been explained. So this is how the mathematics was presented in ancient times. This is about the mathematics. So I think so better to stop here. So I will stop the screen. If you have any questions, you can ask now. जी करता है, बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, एक क्वेश्चन ये था कि जहाँ हम लोग बात करते हैं कि आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी, और वहीं हम लोग ये भी देखते हैं कि जो हमारा वैदिक इतिहास है वहाँ पर जैसे अभी आपने स्क्वायर के मेथड बताए थे, क्यूब के मेथड बताए, तो वैदिक मैथ्स में हम लोग ये भी देखते हैं कि वो सब चीज़ें पहले से नंबरिंग में काफ़ी ज़्यादा आगे थे। अगर मतलब कहीं हमें ये भी लगता है और माइंड में डाउट आता है कि कहीं पहले सब चीज़ थी तो मतलब पहले जीरो भी कहीं ना कहीं रहा होगा, तभी तो 10 और सैकड़ों हजारों की संख्या थी पहले, और फिर उसके बाद अगर अब बाद में जीरो इन्वेंट हुआ है तो फिर ऐसा मतलब बीच में इतना गैप क्यों आया कि एक नंबर ही जैसे खो गया हो बीच में, कहीं ऐसा प्रतीत होता है। अच्छा, सो इसका कारण ये है, सो अभी जो गणित या सिद्धांत का टेक्स्ट जो देखते हैं, सो आर्यभट्टीयम अभी उपलब्ध है। उससे पहले बहुत सारे ग्रंथ थे, दुर्भाग्यवश हमें वो नहीं मिल रहे हैं।
सो आर्यभट्ट ने खुद कहा है, तो सदसज्ञान समुद्र था, सदसज्ञान समुद्रात समुद्रतम स्वमति नावा. So by going by the boat of my intellect, I am extracting the gems from the ocean of the jnana, ocean of the knowledge. So that means that there were a long tradition of mathematics and astronomy even before Aryabhatta, but unfortunately we lost that. एंड वो बीच में गैप रहा है. So, और जो आजकल बोलते हैं कि आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया है, so एक्चुअली ये सही नहीं है. So, आर्यभट्ट से पहले भी उसके बारे में ज्ञान था. एंड आर्यभट्ट एक्चुअली द ब्रह्मगुप्ता हैज shown the operations on zero, so mathematical operations of zero, the zero added to zero becomes zero. इस तरह का जो गणित प्रक्रिया, शून्य के ऊपर जो गणित प्रक्रिया होती है, उसके बारे में विवरण ब्रह्मगुप्त ने किया है. तो आर्यभट्ट ने तो ये शून्य का प्लेस वैल्यू सिस्टम, एक स्थान, दश स्थान, अयुत स्थान, इस तरह से जो विवरण किया है, तो इट वाज नोन बिफोर आर्यभट्ट. तो इस तरह से बोल सकते हैं. यही कहना थोड़ा सा लाइक ऐसा हो जाता है कि मतलब समस्त गणित में से एक नंबर गायब होना काफी ज्यादा अचंभित करने वाला कॉन्सेप्ट रहा. मतलब जैसे अगर हम ये बात करते हैं कि भारतीय गणित इतिहास में से या फिर पूरे से समस्त गणित में से एक तरीके से वो एक नंबर का गायब हो जाना वाकई में एक बहुत ज्यादा अचंभित कर देने वाला कॉन्सेप्ट था. नंबर का गायब होना मतलब क्या? लाइक मतलब एक नई जब कोई शुरुआत कर रहा है तो मतलब क्या इससे पहले था नहीं ऐसा, मतलब ये ऐसा डाउट था मेरा, बट अभी तो सब क्लियर कर दिया. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. जी कशिश जी. नमस्कार सर. सर कैन यू प्लीज recommend some books on astronomy that offer a detailed explanation on unit of time, such as Pran, Ashu, Truti, other than Surya Siddhanta or Aryabhattam, other than these two books? So there are a number of modern books which have been written in English. It's like Introduction to Indian Astronomy by Professor Balchandra Rao, and abhi Aryabhatyam published by Indian National Science Academy. So these are some famous books, and there is something called Tantra Sangraha by Professor K. Ram Subramaniam, M.S. Sri Ram. So these books will help you to understand all these things. And there are numerous articles which have been written on Indian astronomy. So nowadays everything is available on web also. Thank you, sir. जी किसी और? जी वेद. नमस्कार सर. नमस्कार सर, अगर अभी रिसेंट टाइम्स में देखा जाए तो एक काइंड ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम्स का बर्स्ट आ गया है एजुकेशनल सीन में. इसको देख के मतलब जो एप्रीहेंशन आ रहा है एक तरफ से कि ये इंडियन नॉलेज सिस्टम का इम्पोजिशन एक रैशनल और साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए एक चैलेंज क्रिएट कर रहा है, इंडिया को फोर्स कर रहा है बैकवर्ड अपने सिविलाइजेशनल ग्लोरी की तरफ देखने के लिए. एंड कि जहाँ चाइना इतना डीप सीक एआई की तरफ चल रहा है, इंडिया तो बेसिकली मतलब हम लोग अपने सिविलाइजेशन ग्लोरी पास्ट की तरफ देख रहे हैं, आगे का नहीं सोच रहे हैं. इस पर बस आपका सब ओपिनियन जानना चाहते हैं. हाँ, ये सब अज्ञानता का कारण है. सो अज्ञान है. सो जो अंधकार में रहना चाहते हैं तो वो प्रकाश का विरोध करेंगे ही. सो जो प्रकाश के पक्षधर हैं उनका काम है प्रकाश को विस्तारित करना और ज्योति का विस्तार करना. सो इस तरह का विरोध तो हर जगह होगा ही. और एक भ्रम जो है, या हम पीछे जाएंगे, या एक कुछ लोगों का एक्चुअल अज्ञान है, कुछ लोगों का कुछ मानसिकता वैसा है क्योंकि पूर्वाग्रह पीड़ित जो हैं
उनका तो कुछ भी कर नहीं सकते हैं. Those who are on the threshold, actually who are ignorant, you can change them. जैसे आजकल जो साइंस पढ़ रहे हैं उनको अगर ठीक तरह से ये बताएंगे, जैसे स्क्वायर रूट मेथड ये सब जब दिखाएंगे, then they will be able to understand. See, so ये एक तरफ कभी कभी ऐसा भी होता है, हमारे तरफ से भी कभी गलतियां होती है, जैसे एक अत्यधिक महिमा मंडन करना. सो जहाँ कुछ नहीं है वहां भी कुछ जबरदस्ती खींच कर लाते हैं, वह यहाँ भी साइंस है वहां भी साइंस है, हमें पहले पता था. सो ये थोड़ा हमें भी जागरूक होना है, सो विच कैन बैकफायर. सो इसलिए हमें भी थोड़ा जागरूक रहना है. सो जहाँ एक्चुअली द साइंस एग्जिस्ट, दैट यू हैव टू प्रोपगेट. सो उसके ऊपर प्रकाश डालना है. सो दोनों तरफ का काम होना चाहिए. So we have to be very careful in all these things while claiming that हम जानते थे उसमें महत्ता थी या नहीं. So that we should be very careful. And इसीलिए NEP का उद्देश्य भी वही है, जो whatever ignorance we have, just to dispel that. So we have to introduce these knowledge systems at the lowest level, जहाँ पूर्वाग्रह नहीं होता है. So then, slowly it will take time. So समय चाहिए इसलिए. जी, किसी और का कोई प्रश्न है? जी कशिश. Sorry sir, can you please repeat the name of the book which you have given, जो आपने बताया हमें एस्ट्रोनॉमी पे? हाँ, इंट्रोडक्शन टू इंडियन एस्ट्रोनॉमी ऐसा है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन मैथमेटिक्स ऐसा भी एक पुस्तक है, और तंत्र संग्रह एक which was published by हिंदुस्तान बुक एजेंसी, ये है. And आर्यभट्टीयम from Indian National Science Academy. Okay sir, thank you sir. किसी और का कोई प्रश्न? किसी का भी कोई प्रश्न है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं. जी प्रत्युष. सर मुझे ये पूछना था कि रिसेंटली मैंने हुमायूं टॉम्ब विजिट करा था, तो उसमें एक म्यूजियम खुला है, उसमें एक मतलब रेफरेंस थी कि जो हुमायूं थे उन्हें एज अ प्लेनेटरी किंग बोला जाता था. तो क्या सर कौन सा म्यूजियम? हुमायूं टॉम्ब म्यूजियम. ओके, हाँ, ओके. वो अभी रिसेंटली खुला है, तो सर उसमें एक मतलब वहाँ पे जो सोर्सेस दिए होते हैं उसमें लिखा था कि हुमायूं को एज अ प्लैनेटरी किंग रेफर करा जाता था. तो सर क्या आप इससे रिलेटेड कोई एंशिएंट मतलब ऐसे कोई एंशिएंट हिस्ट्री या एंशिएंट इंडिया में ऐसे कोई किंग या फिर ऐसी कोई चीज के बारे में? बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ से ऑब्जर्वेशन होता था, इसके बारे में मुझे पता नहीं है. तो so there were many observatories या जैसे मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स होते हैं. सो जैसे शिला का बहुत बड़ा स्तंभ होता है या तो इक्विनॉक्शियल पॉइंट, बहुत सारे हमारे मंदिर जो हैं, so they are like observatories. So that means the observation of sunrise in different directions. So that means exactly on this east, or it is slightly towards north or the south, the solstitial points, equinoctial points. इस तरह का observation के लिए बहुत सारे स्तंभ होते थे या कुछ structures होते थे. So it is likely to find in ancient structures. इस तरह के structures जो हैं, so astronomical observation होता था.
सो लेकिन इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। जी इंदिरा जी। थैंक यू सर। Good evening, sir. That was a informative and inspiring lecture by you. I just had a doubt, like Jantar Mantar se pehle, like if we talk about the Stonehenge and Newgrange in the Western world, do we have something apart from the sundials and हर घर में हमारे एंशियंट्स को सब कुछ पता था कि कौन से शेड कहाँ जाएगा तो टाइम क्या हुआ होगा। ऐसा नहीं कि आप कोई एक मॉन्यूमेंटल चीज़ बताना चाहिए तो हमारे पास क्या है जंतर मंतर को छोड़ के इससे पहले का कुछ ऐसा कोणार्क टेम्पल ऑफ कोर्स यस आई नो अबाउट इट सिमिलरली कोणार्क श्योर, सो लोग बोलते हैं लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। सो लेकिन कहीं रत्नागिरी में एक जगह है, वहाँ थोड़ा इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, सो जहाँ सॉलिस्टिशियल पॉइंट्स एंड इक्विनॉक्शियल पॉइंट्स को और एक स्वस्तिक का आकार वहाँ है, इस तरह से एक एविडेंस है। सो एंड देयर आर there was a project done by TIFR Mumbai, so under this archaeoastronomical studies. I have found some articles on that, so the megalithic structures in South India. Yes, so you can find it. I think the author is Shri Kumar or someone. So he is a professor from institute in Bangalore. So he has done a good amount of research on this. There are some archaeoastronomical sites. Yes, sir. Sir, one more thing. It's just a inquiry. Like we have these 108 Upanishads with us. So each Upanishad talks about anything like the evolution or about birth and about time and about all these things. So can you name one Upanishad? Like ऐसा नहीं सभी उपनिषदों में मिलता है, but is there a particular Upanishad that talks about astronomy? Is there any like? So Upanishads don't talk about astronomy as such, but there will be something related to astronomical things about this, but only we cannot say it is entirely dedicated to astronomy. इस तरह से नहीं हो सकता है। Upanishad is meant for this Vedantic knowledge. Yes sir, Vedantic. So, okay. But with the help of some astronomical events or something, they may explain some allegorical explanation you can find. So लेकिन ये particularly उपनिषद तो नहीं मिलेगा। यहाँ heliocentric theory है, इस तरह का जो exercises है, तो we have to be very careful. But in epigraphy we get a lot of astronomical terms like the grahanas and all these things are there. Yes, but I'm looking for the Upanishad point of view in that. Thanks a lot, sir. Thanks a lot. Thank you. जी आशु जी पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज के भारत को जितनी मेरी बुद्धि है उसके हिसाब से मैं 3 तरह के लोगों में देखती हूँ। सर, पहले वो जो मानते हैं कि प्राचीन भारत में बहुत गहरा ज्ञान था और जो कि आज के टाइम तक भी लोग समझ नहीं पाए हैं, आज तक भी डिस्कवर नहीं हो पाया है। दूसरे वो जो मानते हैं कि प्राचीन भारत में महापुराण मतलब महाज्ञान तो था, पर साथ ही साथ जो आधुनिक विज्ञान है जैसे कि न्यूटन की डिस्कवरी और जो रिसेंट साइंटिस्ट हैं उनकी डिस्कवरी को भी वैल्यू देते हैं। और बेसिकली सेकंड टाइप के लोग एच.सी. वर्मा को कोट करते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि जो ग्रेविटेशन के फॉर्मूलेज हैं वो शुल्ब सूत्र में है तो, बट जो रिलेटिविटी की जो थ्योरी है, पूरा जो फिजिक्स है, उसका जो श्रेय है आधुनिक फिजिक्स का वो न्यूटन को ही जाता है। और तीसरे तरह के लोग हैं जो कि मानते हैं कि जो कहते हैं कि अलग अलग सभ्यता है, उनकी अलग अलग विशेषता रही है, तो भारत उनमें कोई विशेष नहीं है, ये नॉर्मल है। सब सारी सिविलाइजेशन की अलग अलग अपनी अपनी डिस्कवरीज हैं, तो इनमें भारत अलग नहीं है। तो सर मैं जानना चाहती हूँ कि आपका इन पर क्या दृष्टिकोण है, आप
किस दृष्टि से देखते हैं और इनमें से आप किस श्रेणी में बिलोंग करते हैं या फिर आपका कोई अलग नजरिया है? देखिए, जब इस तरह का so when we look for today's concepts in ancient texts, we have to be very careful. So उसमें जैसे ग्रेविटी या गुरुत्व को इक्वेट कर देते हैं ना, तो इट इज टोटली डिफरेंट व्हाट दे वेर टॉकिंग अबाउट गुरुत्व और आज की गुरुत्वाकर्षण शक्ति एज द प्रॉपर्टी ऑफ ये बोलते हैं. सो शब्द सिमिलर लगते हैं, लेकिन हम आज का ज्ञान जो है वही ज्ञान तब था, ऐसा बोलना थोड़ा कठिन है. सो द जर्मिनेशन ऑफ आइडियाज यू कैन फाइंड. सो जैसे एटॉमिक थियरी है वैशेषिक में, तो सो एटम इज इंडिविजिबल और उसका अपना एक प्रॉपर्टी होता है, इस तरह का एक. सो एटॉमिक थियरी का वो प्रारंभिक ज्ञान जो था, सो इट वाज ए रेवोल्यूशनरी आइडिया एट दैट टाइम. सो उसी दृष्टि से उसको देखना है. At that time, when nobody was able to think about that, they were able to think about that. जैसे आर्यभट्ट ने बताया rotation of the earth. So it was very difficult to have this notion that the earth on which we are standing is rotating. So अगर ऐसे कोई बोलेगा तो सब हंसेंगे. So but Aryabhatta had the courage to say that yes, earth rotates. But for all the practical purposes, I will take that earth is static and the entire starry sphere is rotating around us. So दोनों view रखे हैं. और there were some astronomers who have criticized Aryabhatta, but it was only through the logical explanation they have criticized. अगर भूमि का भ्रमण होता है तो सारे गिर जाएंगे. So अगर So if the earth rotates, this may happen, that may happen. It is not happening, so earth is not rotating. इसलिए आर्यभट्ट गलत था. इस तरह का एक्सप्लेनेशन है. इट इज नॉट दैट हम सब वो ऑर्थोडॉक्स थे इसलिए आर्यभट्ट को क्रिटिसाइज किया. इस तरह का की प्रस्तुति भी मैंने देखे हैं. सो दिस इज एक इतिहास को गलत तरीके से देखना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. सो as we can see the seed of an idea at that point of time. They might not have gone till the extent that we have gone today, but they had some kind of idea, but they failed to prove that. और उतना तक ही उनका, जब उस टाइम में इस तरह के sophisticated instruments नहीं थे, तो it was very difficult to prove that. So yes, earth is rotating. But this concept was there, the germination of this idea was there. So तो इस तरह से उसका विश्लेषण करना चाहिए. So that is why I have been saying that we have to be very careful. So either in refuting that idea or in supporting or extrapolating it to something else. So उसमें विवेक का उपयोग ज्यादा होना चाहिए. सर मतलब एंशिएंट इंडिया में हमारे पास आइडियाज तो थे, लेकिन उनको आगे तक इवॉल्व होने के लिए बेस नहीं था. कुछ विषयों में तो बहुत आगे निकल चुके थे. जैसे फॉर एग्जांपल इन मैथमेटिक्स वेयर यू डोंट नीड मेनी इंस्ट्रूमेंट्स, सो देयर ओनली द कैलकुलेशंस एंड योर माइंड हैज टू वर्क. सो जैसे इनफाइनाइट सीरीज फॉर पाई, so the pi by 4 series by Gregory and Leibniz, whatever we call, so 1 minus 1 by 3 plus 1 by 5. So this infinite series. Before Gregory and Leibniz, 200 years before, Madhava had found this, like vyase varidhinihate rupahrite vyasasagarabhyate, something like this he has stated. Uska proof bhi hai. So where you can explain it and prove it and demonstrate it. तो इस तरह का जो था आविष्कार था, उसको अब नजरअंदाज जो किया है सो हमारे हिस्टोरियंस ने, तो उसको सही तरह से प्रस्तुत करना हमारा कर्तव्य है. जहां जितना प्रस्तुति थी उतना ही हमें हाईलाइट करना है. सो दैट बोथ द थिंग्स वेयर देयर.
सर मुझे एक और कन्फ्यूजन थी सर, जब मैं नीलकंठ सोमयाजी जी के बारे में पढ़ रही थी, तो जो आप मेंशन कर रहे हैं सीरीज का, लेबनीज सीरीज का, सर ये उनके वर्क और कंट्रीब्यूशंस में भी आ रही थी, और उसमें बोला गया था कि नाउ दिस सीरीज इज नोन एज नीलकंठ लेबनीज सीरीज सर। लेकिन फिर मैं माधवा जी के बारे में पढ़ रही थी, तो वहाँ पे भी बोला गया कि ये सीरीज माधवा जी के वर्क एंड कंट्रीब्यूशंस में भी आती है सर। ऐसा मैंने सिर्फ इन सीरीज के बारे में भी नहीं देखा, पाई और बहुत सारी जो साइन कॉस थीटा फंक्शंस हैं, उनमें भी बहुत सारे कंसेप्ट डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट के साथ ओवरलैप होते हैं। तो इसके बाद थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि एक्चुअली में किसने ये डिस्कवर करी थी। So Madhava was the first. Madhava predates Nilakantha. So Madhava was the pioneer of this. थैंक यू सर। ये कुछ सर सिमिलरली जब हम ये देखते हैं कि पृथ्वी मतलब सृष्टि की उत्पत्ति की जब हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज हमें पुराणों में भी देखने को मिलती है कि देवी पुराण में कहा जाता है कि देवी ने सृष्टि की रचना की थी, वही सर्वोपरि हैं, और वहीं शिव पुराण में कहा जाता है कि शिव ने ऐसा किया था। तो ये पुराण भी जो है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि आखिर सृष्टि की उत्पत्ति हुई कैसे थी। पुराण और इस तरह के ग्रंथ जो हैं उनमें दे आर नॉट मेंट फॉर एक्सप्लेनिंग द साइंटिफिक थिंग्स, है ना। सो उनका उद्देश्य अलग है। तो कुछ साइंटिफिक तथ्यों को लेकर उन्होंने कुछ विचारों का प्रस्तुतिकरण किया है। तो इसमें एक जगह इस तरह का एक स्टेटमेंट है, उपपत्तिमान आगमः एव प्रमाणम। आगमः मतलब ये पुराण शास्त्र इतिहास सारे ग्रंथ जो हैं, लेकिन जब when it comes to astronomy and mathematics, उपपत्तिमान आगमः, so which can be rationally explained, which can be explained with logic, which can be explained through observation, which can be explained proven through some explanation, उपपत्ति के साथ जो प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसको प्रस्तुत कर सकते हैं, उसी को वही ग्राह्य है, उसी को लेना है। सो जैसे बहुत सारे पुराण में ये सब द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ वेरियस प्लैनेट्स स्कंद पुराण में है, इस तरह का संख्याएं मिलती हैं। लेकिन जब उस संख्या को जब लेते हैं एस्ट्रोनॉमर्स, देन दे वेर डूइंग द ऑब्जर्वेशंस। सो ये वेद कार्य जो है, वेद मतलब द ऑब्जर्वेशन। So they used to do experiments with the shadow, the Norman shadow, the sun rays, etc., or the observation of solstices, the eclipses. उसके साथ अगर मैच नहीं होता है तो you have to propose a new theory or the some corrections to those values. So इस तरह इसीलिए बहुत सारे सिद्धांत आ गए हैं। जैसे सूर्य सिद्धांत था पहले, उसके बाद ये सिद्धांत शिरोमणि आ गया, उसके बाद दृक् सिद्धांत आ गया। सो एवरीथिंग वाज एक्सेप्टेबल। सो इट इज प्योरली साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। सो हमारे पुराने लोगों ने कहा है इसलिए हम सब लेंगे, इस तरह से नहीं था। सो देयर वाज ए ग्रेजुअल डेवलपमेंट। तो ये सब आर्ष ऋषियों ने, आर्ष ग्रंथ जो मिलते हैं उसको जिस तरह से लेना है और उसके ऊपर परिष्कार कैसे करना है, यही है ट्रेडिशन हमारा। सो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हमारे रक्त में था। तो नीलकंठ सोमयाजी कहते हैं, तत्वज्ञान पर्यंतम जिज्ञासायाः अविश्रांते है। जिज्ञासा जो होती है वो तत्वज्ञान जब तक नहीं होती है उसका विश्राम ही नहीं है। द क्यूरियोसिटी डज नॉट स्टॉप until you reach the goal, लॉजिकल कंक्लूशन। तो हमारे पूर्वजों ने बताया इसलिए यहाँ यही स्टॉप करेंगे, इस तरह से नहीं है। कीप ऑन थिंकिंग। एंड समवेयर ही सेज द्रव्यभूतस्य पुरुषस्य अवश्यमेव स्फुरति। एनी लॉजिकली थिंकिंग पर्सन कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी इजीली। इस तरह का स्टेटमेंट भी है। और दूसरा एक है परीक्षणेनैव तद्व्यक्ति। सो दिस हैज टू बी expressed, or this has to be explained, or this has to be understood only through observation and the experiment. इस तरह का स्टेटमेंट भी है। So all these are scientific temper.
साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कैसा होना चाहिए, और एंड अंटिल यू रीच द ट्रूथ यू शुड नॉट स्टॉप, इस तरह का स्टेटमेंट, इस तरह का लेसन जो मिलता है. सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द स्टडी ऑफ आवर ओन हिस्ट्री. और ये सब जो है सो एक तरह का आत्मविश्वास जगाता है हमें. हमारे पूर्वजों ने भी किया है, ये सिर्फ एक बोलने की बात नहीं है. सो देन वी कैन आल्सो डू, इस तरह का आत्मविश्वास जो है, सो दैट इज व्हाट इज लैकिंग नाउ. सो जो सारे वहां से आया तो ही तीर्थ है, इस तरह सा का जो माइंडसेट है. सो हम बोलेंगे अनो भद्रा कृतवो यंत्र विश्वतः, कहीं से भी आए ज्ञान हम लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो किया है उसके बारे में हमारी जानकारी होनी चाहिए. हम जो अज्ञान में है उससे बाहर आना चाहिए. थैंक यू सर. अब इसके साथ मैं आग्रह करना चाहूंगा कि शिव प्रकाश जी अपना प्रश्न पूछें. Hello, sir. Like, Hello. I just wanted to think how the procedure, like what are the instruments used from the ancient time regarding the astronomical calculations or any other thing, like about the timeline or anything, position of stars, anything. So how the instruments are used in that time, and what are the procedure to calculate the particular things? There are some simple instruments. So one instrument is called this vertical gnomon, Shanku. So there are some things like this chakra yantra, chapa yantra, or nadi valaya yantra. So there are many things which have been explained by Aryabhatta, Brahmagupta, and so a separate chapter on these instruments was dedicated in these Siddhantic texts, Yantradhyaya. So and there is something called Swayamvaha yantra, which propels itself, so continuously rotates. But people have tried to make the prototype of that. So people were unsuccessful in imitating that. So but there are some descriptions about this. So much investigation has to happen in this field actually. So jantar mantar ye sab to hai hi. So but we need to study more and more in this regard. और किसी के कोई प्रश्न है? लगता है सभी के प्रश्न हो चुके हैं. अब इसके साथ ही मैं आग्रह करना चाहूंगा हमारे दाक्षी के प्रेसिडेंट अक्षय जी से कि वो आए और थैंक यू नोट दें. नमस्कार सर. नमस्कार. Thank you so much sir for joining us in this wonderful lecture, I would say. बहुत ज़्यादा मतलब मैं ये सोच रहा था जब आप लेक्चर दे रहे थे कि जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या साइंटिफिक जो कैलकुलेशंस या जो श्लोक जो उन्होंने ऋषियों ने इस्तेमाल किए होंगे, तो जब आप बोल रहे थे तो वो इतने अच्छे से निखर के आ रहे थे कि मैं सोच रहा था कि इतना ज्ञान अगर हमें अभी मिल पा रहा है तो हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं कि वो ऋषियों ने कितना अच्छे से उसको संजोया होगा. मतलब उस तरीके के ज्ञान को जब उन्होंने बनाया होगा या जब उन्होंने थिंकिंग की होगी उस पे या ब्रेनस्टॉर्मिंग करी होगी तो वो कितना ज्यादा अद्भुत समय होगा. तो सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस वंडरफुल लेक्चर. आपने इतने बिजी शेड्यूल से ऑब्वियसली हमारे लिए समय निकाला और इस दाक्षी के कार्यक्रम में इस साइंटिफिक और क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा मिसकंसेप्शंस इसी चीज को लेकर है कि भाई इंडिया इज सो मच अनसाइंटिफिक. मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, तो हमारे क्लासेस में जनरली ये चलता होता था कि भाई इंडिया के पास ना साइंटिफिक व्यू पॉइंट ही नहीं है. वो तो जो है ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमको इतना ज्ञान प्राप्त हुआ कि भाई जो है हमारे पास भाई थोड़ा बहुत जो आया है वो सब ब्रिटिशर्स के तौर पे आया है. तो और उसी दिन ना जो जिस दिन ये बात बोली गई उसी दिन चंद्रयान 3 का जो है वो सक्सेसफुल हुआ था वो चीज. तो मैंने कहा कि भाई ये टेम्परामेंट जो उन्होंने किया सक्सेसफुल वो खुद बताते हैं कि भाई हमारे पास जो ये टेम्परामेंट आ रहा है, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट आ रहा है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने हमें वहां से आ रहा है, उस परंपरा से आ रहा है, उस देवी शाक्त परंपरा से आ रहा है. और वही उसको आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया भाई 1-1.5 घंटे में इतना ज्यादा ज्ञान की जो पूरा साइंस एस्ट्रोनॉमी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हर भारतीय को पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये बोध होना चाहिए कि हाँ हमारे पास भी एक साइंटिफिक टेम्परामेंट था. और जब जो बारबेरियन सोसाइटी जो हमें कहा जाता है, जब बाकी सोसाइटीज बारबेरियन थी तब हमारे पास ये ज्ञान हमारा ये संचालित हो रहा था समाज में.
तो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतने अच्छे तरीके से हमें भारतीय ज्ञान परंपरा में विज्ञान और गणित का जो योगदान रहा उसके बारे में बताया। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी बहुत खुशी हुई है आपसे मिलकर। और सर मैं सभी से एक बार आग्रह करूंगा कि अगर सारे लोग एक बार कैमरा ऑन कर लें तो हम एक ग्रुप स्क्रीनशॉट के माध्यम से, क्योंकि यही वर्चुअल अच्छा। तरीका तो यही है फोटोज का तो एक बार हम ले सकें। टीम से मैं आग्रह करूंगा कि सभी लोग एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। जी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। जी जी कर्तव्य अभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिया है मैंने। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी इंदिरा मैम ने कहा कि सर आपके धैर्य को बहुत बहुत प्रणाम कि आपने सभी स्टूडेंट के आंसर्स को सभी स्टूडेंट के क्वेश्चंस को इतना अच्छा आंसर दिया। और सर इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि हमारे दाक्षी की एक परंपरा रही है कि हम लोग हर सत्र के बाद वंदे मातरम से समापन करते हैं। तो इसके साथ ही मैं शैली दीदी को बुलाना चाहूँगा कि वो आए और वंदे मातरम का गान करें। एकः आग्रहः अस्ति, भवन्तः उत्तिष्ठन्तु, आप सब उठ जाएं। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं हासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। भारत माता की जय। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग जुड़े और इस सत्र को और भी ज़्यादा ज्ञानवर्धक बनाया। इसके साथ ही मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि आप सभी लोग के ऊपर आप सभी लोग सत्र को समापन के लिए आगे बढ़ें। और इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी के ऊपर मां भवानी की कृपा बनी रहे। जय दाक्षी, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय दाक्षी।